Good morning, all dear students. Today we will be discuss a very important topic of Indian accounting standards. Indian accounting standard 33, 34 and 40. All students are requested to note the important note of this e-content and watch video at the end. Let's start today lecture. Indian accounting standards. भारतीय लेखा मानक 33 जो कि अर्निंग पर शेयर से संबंधित है। भारतीय लेखा मानक 33 के अनुसार प्रति अंश आय एक अनुपात है। इसे वित्तीय विश्लेषकों, विनियोजकों तथा अन्य द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। प्रति अंश आय का आय अनुपात है, एक रेशियो है और इसे वित्तीय विश्लेषक, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इन्वेस्टर्स एंड अदर और अन्य द्वारा इसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और इसी के आधार पर सत्ता की लाभकारिता व अंशों के मूल्य को मापते हैं और अर्निंग पर शेयर के माध्यम से ही सत्ता की लाभकारिता और अंशों के मूल्य को मापते हैं। सामान्यतः प्रति अंश आय की परिगणना सत्ता के समता अंशों के संदर्भ में की जाती है। प्रति अंश आय की गणना हम करेंगे तो वो समता अंशों के संदर्भ में किए जाएगा। अतः समता अंशधारियों के लिए आय का निर्धारण विशुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट में से अधिक जस्ट समता उपकरणों के धारकों के लिए आरोग्य इनकम घटाकर किया जाता है। मूल प्रति अंश आय की गणना एक अवधि के लाभ या हानि जो इक्विटी अंशधारियों हेतु आरोग्य में है में से अशोधित समता अंशों की भारित औसत का भाग देकर इसमें बोनस और अधिकार अंशों के लिए समायोजन भी शामिल है। प्रति अंश आय की गणना लाभ हानि तथा समता अंशों की वेटेड एवरेज नंबर जिसमें तनुकृत संभावित अंशों में परिवर्तन भी सम्मिलित है। प्रति अंश आय की गणना लाभ या हानि तथा समतो अंशों की भारित औसत संख्या जिसमें तनुकृत समता अंशों में परिवर्तन भी शामिल है के समायोजन करके किया जाता है। संभावित समता अंश वे वित्तीय उपकरण और अनुबंध हैं जिनके लिए समता अंशों का निर्गमन किया जाता है, यथा परिवर्तनीय बॉन्ड एवं विकल्प जिसमें कर्मचारियों के अंश विकल्प भी शामिल हैं। मूल व तनुकृत प्रति शेयर इनकम दोनों सतत हो तो कुल ऑपरेटिंग परिचालनों को लाभ हानि के विवरण में समान विशिष्टता से इसको प्रदर्शित किया जाएगा, इसको दिखाया जाएगा और ये समता अंशों के प्रत्येक श्रेणी के लिए होगा। बंद परिचालनों के लिए प्रति अंश आय को अलग से उसी लाभ हानि जो स्टेटमेंट है उसमें अथवा उसके नोट के रूप में इसको हम प्रदर्शित करेंगे। किसको? इन अर्निंग पर शेयर को, जो कि इंडियन अकाउंटिंग 33 से संबंधित है। और नेक्स्ट जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भारतीय लेखा मानक 34 के अनुसार एक सप्ताह के अंतरिम वित्तीय विश्लेषणों का प्रकाशन भी भारतीय लेखा मानक की आवश्यकता नहीं है, जबकि सूचीबद्ध सत्ताओं के लिए सूचन की आवश्यकता के अंतर्गत
अंतरिम वित्तीय विवरण का निर्माण करना होता है। अंतरिम वित्तीय सूचनाओं के लिए एक सत्ता को इस मानक में अथवा अन्य प्रासंगिक मानक में निहित मापन व पहचान संबंधी सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक है। सूचीबद्ध सत्ताओं के लिए प्रकटन के उद्देश्य से उन्हें सूची अनुबंध के अनुसार प्रारूप को प्रयुक्त करना होगा। इसमें अन्य प्रासंगिक मानक में निहित मापन व पहचान संबंधी सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक है। सूचीबद्ध सत्ताओं के लिए प्रकटन के उद्देश्य से उन्हें सूची अनुबंध के अनुसार प्रारूप को प्रयुक्त करना होगा। ऐसी सत्ताओं की स्थिति में जो अंतरिम वित्तीय विवरणों को सूचीन अनुबंध के अनुसार नहीं बनाते हैं, परंतु अन्य इसी उद्देश्य हेतु अंतरिम वित्तीय सूचनाएं प्रतिवेदन करना है, तो या तो वे भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करें। भारतीय लेखा मानक एक की पुष्टि करते हुए अथवा संगणित वित्तीय विवरण तैयार करें। संगणित प्रतिवेदन अधिक के सामान्य उपागम है। संगणित वित्तीय विवरणों में एक तलपट, एक लाभ हानि का विवरण, एक रोकड़ प्रवाह, एक समता अंश में परिवर्तन का विवरण व चयनित स्पष्टीकरण नोट इसमें शामिल होते हैं। एक सत्ता द्वारा किसी तिथि पर संपत्तियों, दायित्वों, लाभों, उभयों तथा हानियों को मापने तथा अनुमोदन के लिए सामान्यतः उन्हें लेखांकन नीतियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें चालू वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण हेतु प्रयोग किया जाना है। और लास्ट 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 भारतीय लेखा मानक 40 के अनुसार निश्चित संपत्तियों को विनियोग संपत्ति के तरह वर्गीकृत करते हैं। भारतीय लेखा मानक 40 के अनुसार निश्चित संपत्तियों को विनियोग संपत्ति के तरह वर्गीकृत करते हैं और जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रतिवेदन करना होता है। विनियोग संपत्तियों की विशेषताएं स्वामी द्वारा अधिकृत संपत्तियों में सार्थक अंतर होता है और ऐसी संपत्तियों का चालू मूल्य और उन मूल्यों में परिवर्तन जो वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक होते हैं। विनियोग संपत्ति की विशेषता स्वामी द्वारा अधिकृत संपत्तियों में सार्थक अंतर होता है। ऐसी संपत्तियों का चालू मूल्य और उन मूल्यों में परिवर्तन जो वित्तीय विवरण के प्रयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक होते हैं। विनियोग संपत्तियों द्वारा रखी गई वह संपत्तियां भूमि भवन, भवन का हिस्सा अथवा दोनों यानी भूमि और भवन, जिन्हें किराया, अर्जन अथवा पूंजीवर्धी हेतु रखा जाता है। किस वर्ग के अंतर्गत ऐसी संपत्तियां सम्मिलित हैं जो कि निर्माण अथवा विकास प्रक्रिया में हैं। अन्य संपत्तियों को संपत्ति के रूप में लिखा जाता है, यथा संयंत्र, उपकरण व इन्वेंटरी आदि निम्न प्रकार से हैं। भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण यदि उन्हें माल के उत्पादन
तथा आपूर्ति के लिए अथवा सेवा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किया जाए। भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार स्टॉक में उन्हें सम्मिलित करते हैं जिन्हें व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में विक्रय हेतु रखा जाए। भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार स्टॉक में उन्हें सम्मिलित करते हैं जिन्हें व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में विक्रय हेतु रखी जाए। एक विनियोग का प्रारंभिक मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और बाद में विनियोजन संपत्तियों का मूल्यांकन लागत में से संचयी मूल्य ह्रास की राशि और संचयी हानियां घटाकर की जाएगी, जबकि विनियोजन संपत्ति का उचित मूल्य बैलेंस शीट में टिप्पणी नोट देकर प्रदर्शित करते हैं। एक विनियोजक संपत्ति है, उसका जो प्रारंभिक मूल्यांकन हम करेंगे तो लागत पर करेंगे और उसके बाद में विनियोजन संपत्ति का मूल्यांकन लागत में से जो संचयी मूल्य ह्रास है उसकी राशि और संचयी हानियों को घटाकर की जाएगी, जबकि विनियोजन संपत्ति का उचित मूल्य बैलेंस शीट में टिप्पणी यानी नोट देकर इसको प्रदर्शित करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।